साथियों, ये जीएस फाउंडेशन बैच की शुरुआत है और आज इस शुरुआत में आपको हम यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों कैसे तैयार करें, उनका स्ट्रक्चर क्या है, वो परीक्षा क्यों ली जाती है, इन सब चीज़ों के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं यूपीएससी से कि यूपीएससी परीक्षा ली क्यों जाती है। आखिर हर परीक्षा ले जाने का एक कारण होता है और उसी आधार पे उस परीक्षा का निर्धारण होता है लेवल के अनुसार कि परीक्षा कठिन होगी कि सरल होगी। क्योंकि आईएएस इस देश को चलाने वाले नीति निर्माता हैं, सबसे महत्वपूर्ण लोग हैं इस ब्यूरोक्रेसी में, इसलिए वो परीक्षा भी थोड़ी सी टफ होती है। और वो एक कोठारी कमीशन बनाया गया था, कोठारी आयोग जिसको कहते हैं, उसके निर्देशों के अनुसार ली जाती है कि प्री कैसे ली जाए, मेंस कैसे लिया जाए, इंटरव्यू क्यों लिया जाए या किस तरीके लिया जाए, वो कोठारी कमीशन ने निर्धारित किया था। तमाम उसमें सुधार हुए हैं, लेकिन मूल कोठारी आयोग की रिपोर्ट। अब जैसे मैंने कहा कि हर परीक्षा का अपना एक नेचर होता है। इस परीक्षा का नेचर इसलिए इतना लंबा है कि हमें बहुत चुनिंदा लोग ऐसे लेने हैं जो डिसीजन ले सकें। डिसीजन मेकिंग बॉडी चूँकि है आईएएस, नीति निर्माता है, तो हमें ऐसे लोगों को लेना है, चुनिंदा लोगों को, जो नीति निर्माण कर सकें देश के लिए। तो वो विचारों में उनकी परिपक्वता होनी चाहिए, दुनिया भर की नॉलेज होनी चाहिए, खासकर भारत के बारे में, क्योंकि वो भारतीय सिविल सेवा है। तो सबसे पहले तो आपको भारत के बारे में सबसे अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। भारत के बारे में ABCD, भारत के जन्म लेने से जो कई हजार साल पहले भारतीय सभ्यता का जन्म हुआ, आज तक या भविष्य का भारत क्या हो सकता है, यह सब कुछ आपके अध्ययन की सामग्री में है। और जीएस के बारे में तो हमारे किसी गुरु ने कहा है कि सूर्य और सूर्य के आसपास या आगे पीछे जो भी है सब जीएस है। यानी जीएस की जो विशालता है, जीएस की जो गहनता है, वो अनलिमिटेड है। यूपीएससी में एक सिलेबस है, लेकिन उस सिलेबस से कौन सी चीज़ें आएंगी ये बहुत ज़्यादा निश्चित नहीं है, क्योंकि यूपीएससी अनप्रेडिक्ट संस्था है। वो एक स्थायी आयोग उसने बना रखा है कि जो सारी कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है इम्पोर्टेंट, अच्छी जो टेस्ट सीरीज चल रही है, उसके अलावा जो चीज़ है वो देता है। ये आप लोग जान लें कि जो कोचिंग्स में पढ़ाया जा रहा है बड़ी कोचिंग में, क्योंकि छोटी कोचिंग में तो उनका आयोग जाएगा नहीं चेक करने की क्या पढ़ाया जा रहा है, और इम्पॉर्टेंट जो टेस्ट सीरीज हैं उनको देखता है, और उनमें जो नहीं होता है वो देता है यूपीएससी। तो ऐसी स्थिति में आपको विषय का गंभीर ज्ञान होना चाहिए। इसके लिए आपको तैयार रहना है कि किन क्षेत्रों में पूछ ले तो उसमें गंभीरता से आपको चीज़ें आती हैं, और ये गंभीरता ग्रेजुएशन लेवल की होनी चाहिए। लेकिन जीएस की जब बात आती है तो कोठारी कमीशन की रिपोर्ट में ही लिखा है कि हमें 10th या 12th लेवल की जीएस चाहिए। जब जीएस की बात आती है तो बहुत ज़्यादा उन्होंने अपेक्षाएं नहीं की हैं, लेकिन फिर उन्होंने इसमें जोड़ दिया है कि अद्यतन ज्ञान चाहिए। अद्यतन मतलब करेंट नॉलेज। अद्यतन जोड़ देने से मामला खतरनाक हो गया है कि चलो ठीक है, एक आधारभूत सामग्री मैंने NCERTs की या यूपी बोर्ड की या तमिलनाडु बोर्ड की, किसी भी बोर्ड की 12th तक पढ़ ली है, लेकिन उसको अद्यतन करना, उसको करंट से जोड़ना एक मुश्किल काम है। जब आप लगातार करेंट्स के संपर्क में रहेंगे, तमाम अच्छे अखबारों के, अच्छी वेबसाइट्स के,
जितनी भी सरकारी वेबसाइट है, चूँकि आप सरकार के हिस्से बनने जा रहे हैं तो सरकार की जितनी भी सूचना देने की एजेंसियां हैं उनके संपर्क में आपको रहना पड़ेगा। जैसे PIB, ऐसी बहुत सारी उनकी संस्थाएं हैं। संस्कृत मंत्रालय की वेबसाइट है, विदेश मंत्रालय की वेबसाइट है, रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट है, सब अपनी अपनी वेबसाइट कर रहे हैं। उनमें जो हो रहा है वो UPSC के सवालों के दायरे में है। तो ये बहुत बड़ा एरिया हो गया करेंट्स का, और इस बड़े एरिया के वजह से समस्या थोड़ी सी बड़ी हो जाती है GS की। वरना आपसे अपेक्षा तो ये की जा रही है कि जितनी भी सामाजिक विज्ञान के विषय हैं वो आप 10th लेवल तक या 12th लेवल तक आते रहें। विज्ञान जो आपका है वो 10th स्टैंडर्ड का रहे, गणित जो आपका है 10th स्टैंडर्ड का रहे। लेकिन जब अद्यतन को करना होता है, यानी टेक्नोलॉजी से जोड़ना होता है, इकोनॉमी से जोड़ना होता है या अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जोड़ना होता है, तो अंततः ये मामला खिंच के ग्रेजुएशन लेवल पे पहुंच जाता है। अब समस्या है कि ग्रेजुएशन लेवल भी बहुत सारे हैं। एक सेंट स्टीफेंस का भी ग्रेजुएशन लेवल है, एक MLK PG कॉलेज का भी है, यहाँ इलाहाबाद में ईश्वर शरण का भी है, कहीं चौधरी नवनिहाल सिंह स्मारक कॉलेज का भी एक लेवल है। और इन सारे लेवल में ज़मीन आसमान का फ़र्क। समस्या यही शुरू होती है कि एक आदमी सेंट स्टीफन से पढ़ के आता है, वो 4 प्रोफेसर, 10 लैपटॉप, हज़ारों सामग्रियाँ, सारे के सारे 99 और 100% पाने वाले स्टूडेंट्स एक साथ डिस्कशन कर रहे हैं। एक वो माहौल, अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबल माहौल बिल्कुल, और एक ईश्वर शरण का MLK PG का माहौल जहाँ क्लास ही नहीं चल रही है। टीचर जान ही नहीं रहा 40 साल से, उन्हें किताब ही नहीं उठाई है कि कौन से नए प्रदेश बन गए हैं, कौन से नए देश बने बिगड़े हैं। तो समस्या यहाँ से शुरू हो जाती है, और यहीं से मेंटर्स का रोल या कोचिंग का रोल भी शुरू होता है कि अगर ग्रेजुएशन के लेवल पे या स्कूली लेवल पे बच्चा उस लेवल पे नहीं पढ़ा है, जैसे DPS का रोल एक स्तर है स्कूली शिक्षा में, और आप कहीं चले जाए जनता जूनियर हाई स्कूल, उसका भी एक लेवल है, और दोनों के बीच सालों का अंतर है, कम से कम 10 साल का गैप होगा। तो ये जो गैप है 10-20 साल का DPS और जनता जूनियर हाई स्कूल के बीच का, या सेंट स्टीफेंस या ईश्वर शरण के बीच का जो 10-15 साल का गैप है, शैक्षिक गैप, इसको भरने का काम मेंटर्स का या कोचिंग्स का रहता है। अब समस्या ये है दूसरी कि इस फील्ड में बहुत सारे मेंटर्स ऐसे आ गए हैं जिन्होंने कभी परीक्षा दी है तो कभी पास नहीं हुए, या तो दी ही नहीं। परीक्षा दे रहे थे वो रेलवे की, SSC की, और टीचर हो गए हैं सिविल के। अब उनको पता ही नहीं कि क्या कट ऑफ है, कैसे उस कट ऑफ तक पहुंचा जाए, किस लेवल पे परिश्रम किया जाए कि प्री पास हो, किस लेवल पे पहुंचाया जाए भाषा को और विचारों को बच्चे के कि मेंस पास हुआ जाए। इंटरव्यू के बारे में तो बिल्कुल ही तरह तरह की मतलब चुटकुले फेमस हैं कि लोग गए तो सीढ़ियाँ गिने, फलाना किए, धमाका किए, जो मतलब चुटकुले टाइप का इंटरव्यू। जबकि सबसे गंभीर इंटरव्यू UPSC का होता है, जिसमें उसके भारत के संबंध में और विश्व के संबंध में संपूर्ण ज्ञान को लिया जाता है, क्योंकि दोनों अवसर उसके पास होते हैं। वो भारत में तो रहेगा ही, अगर IAS है, IPS है, RDS है तो भारत में रहेगा, और विदेश में भी जाने की संभावना है कि IFS भी हो सकता है, इंडियन फॉरेन सर्विसेज में भी जा सकता है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि जिस
यूपीएससी की मैं बात कर रहा हूँ तो यूपीएससी तो एक संस्था है, कोई परीक्षा नहीं है। वो परीक्षा है सीएससी, सिविल सर्विसेज एग्जाम। हर साल इसमें डेट जुड़ जाती है, तो जैसे आप लोगों को देना होगा 2024 में, तो आपका लक्ष्य है सीएससी 2024 सिविल सर्विसेज एग्जाम। अब सिविल सर्विसेज जो शब्द है इसमें 28 सर्विसेज इंक्लूड है। ये आईएएस का केवल एग्जाम नहीं है, आईएएस तो केवल एक है 28 में से। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जो है वो सबसे अधिक मेरिट वालों को आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में भेजा जाता है। सेकंड नंबर पे मेरिट जो बनती है वो आईपीएस की बनती है। थर्ड नंबर पे जो मेरिट बनती है आईएफएस की बनती है, इंडियन फॉरेन सर्विसेज की। और इन्हीं 3 सर्विस को ऑल इंडिया सर्विसेज कहते हैं और यही आईएएस प्रॉपर होते हैं। जैसे आपने आईएएस प्रॉपर शब्द सुना होगा तो ये 3 सर्विस के लोग हैं, बाकी सब आईएएस एलाइड हैं। जैसे आईआरएस इंडियन रेवेन्यू सर्विस, आईआरटीएस इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस, आईपीएस एक दूसरे भी होते हैं इंडियन पोस्टल सर्विस। तो ऐसे 28 सर्विस हैं जो ग्रुप ए ग्रुप बी कई में डिवाइड हैं। तो मेरिट के अनुसार इन 28 सर्विसेज में आपको मिलता है या प्रेफरेंस के अनुसार। जैसे आपने मेरिट आपकी बड़ी अच्छी है लेकिन आपने प्रेफरेंस कर रखा है कि हम आईपीएस लेंगे पहले, तो अगर आईएएस की भी मेरिट होगी और प्रेफरेंस में नंबर 1 पे आपको आपने भरा होगा आईपीएस, तो आपको आईपीएस मिलेगा। इसलिए बात एग्ज़ाम देते समय, फॉर्म भरते समय फॉर्म भरने का बहुत महत्व है, क्योंकि अंततः आपका जो प्रेफरेंस होगा उसके अनुसार अलॉट होगा। तो पहले आप ये जान लें कि एग्ज़ाम आईएएस का नहीं है, ये सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम है जो यूपीएससी कराती है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी संघ लोक सेवा आयोग कराता है। उसमें बहुत सारे एग्ज़ाम कराता है वो। एक आईएफएस और होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, उसका प्रीलिम्स एग्ज़ाम भी इसी के साथ ही होता है, लेकिन मेंस अलग होता है, वो भी वही कराता है। और कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर्स की नौकरियां भी यूपीएससी देता है। सीएपीएफ का एग्ज़ाम, जैसे सीआरपीएफ, इन सब के जो असिस्टेंट कमांडेंट होते हैं उनका भी एग्ज़ाम यूपीएससी कराता है। एनडीए और सीडीएस का भी एग्ज़ाम यूपीएससी कराता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम कराता है, लेकिन उसकी जो सर्वोच्च वो है मतलब परीक्षा, वो है सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स की, जो आपको देना है अगले साल या जब भी आप देना चाहें। और उसके अटेम्प्ट निश्चित है, ऐसा नहीं है कि आप अनलिमिटेड स्कीम है यूपीपीसीएस की तरह कि आप जब तक 40 साल के ना हो जाएं तब तक देते रहें। यूपीपीसीएस में है कि आप 40 साल के जब तक नहीं हो जाएंगे तब तक आप देते रहेंगे। यूपीएससी में एज लिमिट भी है अलग अलग कैटेगरीज के लिए, और अटेम्प्ट भी निश्चित हैं। तो अटेम्प्ट घटते भी बढ़ते रहते हैं कि कुछ जैसे कोरोना आ गया तो अटेम्प्ट बढ़ा दिया गया, लेकिन मैक्सिमम अभी जो है वो 4 अटेम्प्ट है जनरल का। ओबीसीज़ के पास ज़्यादा अटेम्प्ट हैं, एससीज़ के पास अनलिमिटेड अटेम्प्ट है। मतलब जब तक वो 42-45 साल जो भी उनका है, जब तक वो नहीं हो जाते तब तक वो दे सकते हैं। अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग नियम है। सबसे पहला जो आप काम करें वो जाएं, एक अपना पाठ्यक्रम लें यूपीएससी का, उसके सारे नियम कानून पढ़ें और सिलेबस पढ़ें। पहली बात जो मैं अपने सारे स्टूडेंट को कहता हूँ जो बहुत ज़रूरी है वो है सिलेबस का ज्ञान। सिलेबस को बिल्कुल आप गीता रामचरितमानस की तरह रट लें, रोज़ चौपाई तरह उसको भजें। इससे ये होगा कि आप कुछ भी कहीं भी पढ़ेंगे तो आपकी नज़र आपके सिलेबस पे जाएगी।
जैसे आप पेपर पढ़ रहे हैं तो पेपर में ये भी है कि युवती धूमनगंज से अगवा, तो तुम्हारे लिए तो बड़ी चटकारेदार खबर है, या तुम थोड़े संवेदनशील आदमी हो तो तुम्हारे लिए दुखद खबर है। लेकिन उस खबर का यूपीएससी में कोई महत्व नहीं है। तुम्हारे आम जीवन में महत्व हो सकता है कि किसी को बताओ कि भाई ऐसा ज़माना आ गया है कि सरेआम राजनी हो जा रही है, अपहरण हो जा रहा है, लेकिन ये यूपीएससी के सिलेबस का हिस्सा नहीं है। यूपीएससी का सिलेबस का हिस्सा ये है कि आज हमारे विदेश मंत्री जयशंकर रूस के विदेश मंत्री लावरोव या जो भी उस ज़माने में हो उनसे मिले, फलाने मुद्दों पे बातचीत हुई और ये समझौते हुए। तो ये आपके सिलेबस में है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तो अखबार में आपको वह चीज़ें पढ़नी होंगी जो आपके सिलेबस में मौजूद हैं और कहीं भी वो पढ़नी होंगी। क्योंकि मैं अपने सारे शिष्यों को सबसे पहले अपनी एक कहानी बताता हूँ कि सबसे पहले, हालांकि मैंने कहीं कोचिंग नहीं की है, लेकिन कोचिंग पढ़ने की कोशिश मैंने कई जगह की और बाद में लगा कि मतलब ये जो पढ़ा रहे हैं तो हम खुद भी पढ़ सकते हैं, तो हमने ड्रॉप कर दिया वो विचार। लेकिन उसमें से एक ऐसे गुरु थे, वो हम ही को ड्रॉप कर दिए थे, उनसे मैं पढ़ना चाहता था, इसलिए ड्रॉप कर दिए थे कि वो कह रहे थे कि जैसे तुम्हारे पास अपने विचार हैं और ज़रूरी नहीं है कि तुम आके हमारे यहाँ पढ़ो, क्योंकि मैं इलाहाबाद में रहता था, वो दिल्ली में उनकी कोचिंग थी, और बाकी अगर कोई मदद की ज़रूरत हो तो लगातार मैं करता रहूँगा। उस ज़माने के जो गुरु लोग होते थे, आज के ज़माने के प्रोफेशनल्स नहीं होते थे, वो एक सही रास्ता दिखाते थे और अपना 10-20 हज़ार का नुकसान भी कर लेते थे जो भी फीस इसमें रही हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, तुम्हारे भाषा सही है, इस पर काम करने की ज़रूरत नहीं है, नॉलेज भी तुमको है, तुमको रेगुलर कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो वही वो जी हमको बताया। सबसे पहले हम लोग गए तो हर आदमी इसी जोश में रहता है कि पहले अटेम्प्ट में हो जाना है हमको। हम भी उसी जोश में थे, आप लोग भी उसी जोश में होंगे, होना भी चाहिए। पहले अटेम्प्ट में हो जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हम हमेशा उसके टॉपर्स थे, हर फील्ड से जुड़े हुए थे, खेलते भी थे, थिएटर भी करते थे, दुनिया भर की घुमक्कड़ी भी करते थे, नेतागिरी भी करते थे, सब कुछ करते थे। तो ये कॉन्फिडेंस लेवल अलग था। तो पहुँचे तो बोले गुरुजी कि कितने दिन की तैयारी में हम IAS हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि 2 रास्ते हैं, एक आसान रास्ता है, एक मुश्किल रास्ता। तो हर कोई पहले आसान रास्ता जानना चाहता है। तो गुरुजी हमारे बोले कि आसान रास्ता ये है कि 8 महीने तक 8-8 घंटे रेगुलर पढ़ो। अगर आपका ग्रेजुएशन लेवल अच्छा है, जैसे तुम लोग का ग्रेजुएशन लेवल अच्छा है, तो 8 महीने तक 8-8 घंटा पढ़ोगे तो IAS हो जाओगे। उन्होंने कहा तो बहुत आसान है, लेकिन मुश्किल वाला रास्ता भी है, तो वो भी सुन लो। हमने कहा सुनाइए सर। तो उन्होंने कहा कि 16 साल तक 16-16 घंटे पढ़ो। तो हमने कहा इतना बड़ा गैप कैसे है दोनों छोरों में, मुश्किल रास्ते और आसान रास्ते के बीच इतना बड़ा गैप कैसे? तो उन्होंने कहा कि मेरे पास तो मैं 40 साल से पढ़ा रहे थे, मेरे पास तरह तरह के लोग आते हैं, और उन्हीं एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि हम 16 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, 14 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, वो 16 साल तक पढ़ेंगे भी तब भी ना हो पाएंगे, क्योंकि कोई 16 घंटे या 14 घंटा पढ़ ही नहीं सकता है। 8 घंटा तो वो सोएगा या 7 घंटा सोएगा, लेटरिन जाएगा, खाना खाएगा, सांस लेगा कहीं,
आप 1-2 दिन पढ़ सकते हैं। आपका एग्ज़ाम, कल एग्ज़ाम है या 4 दिन बाद एग्ज़ाम है, तो 12-12 घंटा पढ़ ली। 12 घंटा भी एक बहुत मैक्सिमम चीज़ होती है। लेकिन 16 घंटे पढ़ाई करना, एक दिन कह सकते हैं कि जैसे कल एग्ज़ाम है तो आप सोने के अलावा कुछ भी काम किए तो पढ़ लिए। लेकिन रेगुलर पैटर्न पे आप कभी भी 8-9 घंटे से ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर सकते। और जो किया या बताया वो सफल नहीं रहेगा जीवन में, क्योंकि वो झूठ बोल रहा है, हकीकत से भाग रहा है। अब ये 8 घंटे 8-8 घंटे ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने अच्छी जगहों से ग्रेजुएशन किया है। आपने मिरांडा कॉलेज से किया है, आपने लेडी श्री राम से किया है, सेंट स्टीफन से किया है, मेयो कॉलेज से किया है, तो आप इतना 8 महीना पढ़ के 8-8 घंटे IAS हो सकते हो ही रहे हैं, लगातार हो रहे हैं। लेकिन अगर आप खरगुपुर से पढ़ के आ रहे हैं, गैसड़ी से पढ़ के आए हैं, बलरामपुर से पढ़ के आए हैं, या इलाहाबाद में ही ईश्वर शरण से पढ़ लिए हैं, तब आपके लिए अलग रूल है। और वो ज़्यादा नहीं है, 2 साल का सिर्फ है। 2 साल आपको 8-9 घंटे पढ़ने होंगे, क्योंकि केवल आपको फैक्ट नहीं देखना है। यूपीएससी में आपको विचार बनाने हैं, अपनी भाषा सुधारनी है, और भाषा को इस लेवल पे ले जाना है कि देश के शीर्षस्थ 500-600 लोगों में आपका नाम आ सके सिविल सर्विसेज की। अब आंकड़ा क्या है? आंकड़ा ये है, जैसे आज कल शायद UPPCS का फॉर्म भरने का आखिरी दिन था, कल ये परसों, तो आज आंकड़ा है अखबार में कि एक पोस्ट पे 329 लोगों ने 329 या 3029 ऐसे कुछ फॉर्म डाला गया। 3000 का मामला है, 3229 ऐसे या 90 ऐसे कुछ है। मतलब कि 3-3.5 हज़ार लोगों में से एक आदमी PCS बनेगा। चलिए IAS में कम लोग भरते हैं क्योंकि अटेम्प्ट का मामला है, तब भी कम से कम 1000-1500 लोगों में से एक आदमी का होगा। और उन 1-1500 लोगों में हर पोस्ट पे 50 लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छे लेवल पे हैं, वो कभी भी हो सकते हैं। यानी अगर मान लो 1000 पोस्ट है तो कम से कम 50,000 ऐसे लोग होंगे जो कभी भी थोड़े से झटके में IAS हो सकते हैं। लेकिन होना होता है 500-600 लोगों को। 50,000 काबिल लोगों में से भरेंगे तो 5 लाख लोग, 50,000 काबिल लोगों में से आखिरी जो होंगे वो 500-600 लोग होंगे, और उनमें भी से केवल 100-150 प्रॉपर IAS होंगे, बाकी एलाइड होंगे। तो प्रॉपर IAS, केवल IAS होने के लिए आपको अपनी भाषा सुधारनी होगी, भाषा उस लेवल पे ले जानी होगी जिस लेवल की मांग है वहाँ पे। आपको अपने विचार परिपक्व करने होंगे, अपना विश्लेषण क्षमता अपनी बढ़ानी होगी, और दुनिया को देखने का एक बैलेंस नज़रिया विकसित करना होगा। आप जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का संसार है उससे बाहर आकर आपको एक बैलेंस व्यक्ति बनना होगा, क्योंकि आप अफसर बनने जा रहे हैं देश की सबसे बड़ी अफसरशाही के। आपको पब्लिक डीलिंग करनी है। आप अगर एक खास विचारधारा के वो बन गए तो आप पब्लिक डीलिंग नहीं कर पाएंगे। आपको बहुत बैलेंस व्यक्तित्व होना चाहिए, कोई बकैती भी नहीं होनी चाहिए। जीवन में ज़रा भी बकैती किए तो आप मार खा जाएंगे। अभी हम लोग जब एग्ज़ाम दे रहे थे 98-99 के दौरान, तो गोपालगंज के एक कलेक्टर थे कृष्णैया, तो उनके यहाँ एक हत्या हो गई, कोई गुंडा था उसकी हत्या हो गई, और उसका जनाजा जा रहा था, मतलब शव यात्रा जा रही थी।
और उस शव यात्रा में शामिल लोग बदमाशी कर रहे थे, कहीं पत्थर मार रहे थे, कहीं मकान जला रहे थे। ये दूसरे ज़िले के डीएम थे और ये अपनी कार से उतरे और अपनी कलेक्ट्री दिखाने लगे भीड़ के सामने, और भीड़ ने पत्थर मार मार के उनकी हत्या कर दी। तो ना केवल विचारों से आपको परिपक्व होना होगा, बल्कि व्यवहार से भी परिपक्व होना होगा। पब्लिक का सामना करना है आपको। तो ये सारी चीज़ें, विचारों का मांझना, विचारों को विश्लेषण करने की क्षमता पैदा करना, भाषा के स्तर पे मांझना, ये काम मेंटर का होता है। और टोटल प्रिपरेशन इसी उद्देश्य से इलाहाबाद में स्थापित हुआ है। टोटल प्रिपरेशन चाहता है कि जो दिल्ली जाने की प्रक्रिया है वो रिवर्स हो जाए। अब दिल्ली से इलाहाबाद लोग आए पढ़ने के लिए, इसको एक पुनः शैक्षिक गढ़ के रूप में स्थापित किया जाए। हम लोगों के एन झा से जुड़े रहे हैं। अमरनाथ झा ऐसा हॉस्टल लाया देश में जहाँ एक ही बैच से 38 IAS हुए हैं, केवल एक हॉस्टल से। तो वो परंपरा, वो स्थिति इलाहाबाद में हम लोग पैदा करना चाहते हैं व्यक्तियों को, और वो पैदा होगा। किसी भी स्थिति में हम लोग डिगेंगे नहीं, शून्य से शुरुआत कर रहे हैं। हमारे पास एक स्टूडेंट होगा तो हम बनाएंगे, हमारे पास 100 होंगे तो बनाएंगे। उससे ज़्यादा मैं नहीं लूँगा कि मैं 500 की क्लास पैदा कर दूँ और मेरे पास वक्त ही ना रहे आपको बताने के लिए। मैं कम से कम लोगों को लूँगा और उनको आपके मुकाम तक पहुँचाऊँगा और एक मॉडल क्रिएट करूँगा देश में। अब ये क्रिएट कैसे होगा? प्रोसेस कैसे होगा, मामला प्रोसेसिंग कैसे होगी, इस पे आगे आते हैं। पहला तो आपको ये निश्चित करना होगा कि हमें IAS होना है। देश भर के एग्जाम में आप IAS के साथ नहीं दे सकते कि हमको टेट भी देना है, सुपर टेट भी देना है, लेखपाल भी बनना है, रेलवे में चले जाना है, ये नहीं करना है। अगर आप सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं तो आप सिविल सर्विसेज का पैटर्न फॉलो करना होगा और उस पर एकाग्र होकर लगना होगा। होता ये है कि ये जो 1-2 साल की पढ़ाई है ये लोग कर ही नहीं पाते हैं। जमे रहते हैं 12 साल से, लेकिन 2 साल एकाग्र होकर पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हर 15 दिन बाद उनका कोई एग्ज़ाम होता है और उनकी कुल पढ़ाई 15 दिन की हो पाती है। तो 15 दिन में कोई सिलेक्शन होता नहीं है। मैं अगर वो एकाग्र हो गए होते, किसी एक एग्ज़ाम को साल भर पढ़ लिए होते तो हो जाते, लेकिन उनकी सारी पढ़ाई जो आप देख रहे होंगे कि पढ़ते पढ़ते बाल झड़ गया, सफ़ेद हो गया, बाल बच्चे तक हो गए और कहीं नहीं हो रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग आपके इलाहाबाद में मिल जाएंगे, दिल्ली में भी मिल जाएंगे। दिल्ली में कम मिलते हैं क्योंकि दिल्ली महंगा है। अपने रिसोर्स पे अगर किसी को रहना होता है तो रहता है बहुत दिन तक, नहीं तो अगर फादर के रिसोर्स पे या गार्जियंस के रिसोर्स पे रहना होता है तो वहाँ मुश्किल हो जाता है बहुत दिन टिकना। तो इसलिए वहाँ बूढ़े लोग कम मिलते हैं, जवान ज़्यादा मिलते हैं। तो अब मैं इस चीज़ पे आता हूँ कि आप कैसे बन सकते हैं, या हम आपको किन किन स्थितियों से होकर आपको IAS तक ले जाएंगे। उसका पहला जो है लेवल है, IAS के 3 लेवल हैं। सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम को पास करने के 3 लेवल हैं। एक कह लीजिए बेसिक लेवल है, तो पहले जो पढ़ाई चलेगी वो बेसिक लेवल की चलेगी।
बेसिक लेवल हुआ है जो आपने स्कूली लेवल तक पढ़ना चाहिए था लेकिन पढ़ा नहीं। अगर आपने कायदे से पढ़ा होता 12th तक, और 12th की लगभग सारी चीज़ें आपको आती होती, तो आपको अलग से जीएस पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे मुझे कभी नहीं पड़ी कि अलग से मैं कोई जीएस की किताब लेके पढ़ूँ और तब मैं जीएस जान पाऊँ। क्योंकि मुझे किताबें पढ़ने का शौक़ था और कोई किताब सामने रखी रहती तो मैं पढ़ लेता था उसको। तो मुझे जीएस पता था, ऑल इंडिया क्विज चैम्पियनशिप, इस तरह की बहुत सारी चीज़ों में पहले मैं गया। लेकिन जिसने नहीं पढ़ा है 12th तक ठीक से, और ये 99.9% विद्यार्थियों की दिक्कत है। जो बहुत अच्छे स्कूल में पढ़े हैं उनके साथ भी दिक्कत है। बहुत अच्छे स्कूल में अपना रिजल्ट चमकाने के लिए आपको रटाया जाता है, आपकी गलत चीज़ों को भी सही कर दिया जाता है कॉपी में। और ख़राब स्कूलों के बारे में बताने की ज़रूरत ही नहीं है भाई। अगर कोई टीचर 2000 रुपया में किसी स्कूल में पढ़ा रहा है तो क्या पढ़ाएगा बेचारा? अपना आटा दाल सोचेगा कि पढ़ाएगा। एक हमारे तरफ बलरामपुर साइड में एक कहावत प्रचलित है कि जस तहार दाल भात वैसे हमार बरिया, जैसे आपकी सामग्री है वैसे मेरा वो है, रिएक्शन है। तो चूँकि ऐसे स्कूलों में पेमेंट नहीं है तो ऐसे लोग ही वहाँ पढ़ाने जाते हैं जो बहुत मजबूर हैं बेचारे, या ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, या उनकी स्कूलिंग अच्छी नहीं हुई। स्कूलिंग जो अच्छी है ज़्यादा अच्छे जॉब देखना चाहते हैं। तो दोनों जगह समस्या है, बहुत अच्छे स्कूलों में भी समस्या है और ये पूरी भारत की स्कूली व्यवस्था की समस्या है। इसलिए अलग से जीएस कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है, इसकी ज़रूरत नहीं थी। अगर स्कूली व्यवस्था अच्छी होती या यूनिवर्सिटीज़ हमारी बहुत अच्छी होती, एक ही लेवल की होती, अवध विश्वविद्यालय और इलाहाबाद विश्वविद्यालय और जेएनयू एक ही जैसा होता, तो ना हमें आईएएस पढ़ने की जरूरत होती, पीसीएस सीधे फॉर्म भरते हुए जाते, एग्ज़ाम दे आते। लेकिन चूंकि अवध विश्वविद्यालय का एक नाम अवैध विश्वविद्यालय भी है, ऐसे कानपुर का है। कानपुर में भी हम लोग हॉस्टल्स में जब रहते थे तो जब मैं पहली बार हॉस्टल आया तो 3-4 महीने बाद देखा कि मतलब एक हॉस्टल के जो कॉमन रूम होता है उसमें सीटें लगी हुई हैं, लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो मैंने कहा अरे सर ये हॉस्टल में कौन एग्ज़ाम हो रहा है? तो कहा ही गरियाए हमको, कहे कि जानते नहीं हो, कानपुर यूनिवर्सिटी का पेपर हो रहा है। तो मैंने कहा कि सेंटर यहाँ पड़ा है? कहा सेंटर तो सेंटर पे ही है, पेपर बाहर आ गया है, हम लोग यहीं से दे रहे हैं, कमरे पहुँचा दिया गया पेपर। तो कानपुर में सेंटर पे जाने की जरूरत नहीं होती थी पहले। जितने भी हॉस्टल में लोग रहते थे, अगर उनको डबल ट्रिपल में करना होता था या कुछ भी करना होता तो कानपुर यूनिवर्सिटी की सेवाएं ले लेते। और ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, अवध यूनिवर्सिटी भी कमोबेश ऐसे थी, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा में, तो हर साल टनों कापियाँ कूड़े में मिलती हैं, नंबर पहले चढ़ जाता है, बगैर देखे नंबर चढ़ाया जाता है। बिहार की तो और स्थिति खराब थी। बिहार में मगध यूनिवर्सिटी में एक बार 5-6 बार नकल हुई और पेपर आउट हो गया। तो इसका एक तरीका निकाला गया कि बोर्ड पे लिख दिया गया कि अपनी स्मृति के आधार पे सिलेबस से कोई 5 प्रश्न लिख दीजिए। कि पेपर ही नहीं बनेगा, यही लिख दिया जाएगा बोर्ड पे कि कुछ भी 5 प्रश्न लिख दो, वो सिलेबस में होना चाहिए। तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था पहले ऐसी थी, अब क्या है नहीं पता मुझे, क्योंकि बहुत दिन हुआ बिहार गए नहीं। लेकिन बहुत परिवर्तन नहीं आया, सड़कों वगैरह में या कानून व्यवस्था में परिवर्तन आया है बिहार में, लेकिन शिक्षा व्यवस्था में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आया, क्योंकि आज भी बिहार के लोग ज़्यादातर बाहर ही पढ़ते हैं। तो मेरा कहने का ये तात्पर्य है कि आपको स्कूली लेवल पे
जो बेसिक काम है वो करना है। आप स्कूल लेवल पे जो भी, जैसे नेशनल ओपन स्कूल का एक आता है स्टडी मटेरियल, आप उसको देख सकते हैं। कक्षा 6 से 12 तक की जो एनसीईआरटी है उसको देख सकते हैं। अलग अलग बोर्ड में, तमिलनाडु का है तो तमिलनाडु वाला देखेगा अपना, कर्नाटक बोर्ड वाला कर्नाटक बोर्ड की, जो यूपी का है तो यूपी बोर्ड की किताबें देख सकते हैं। लेकिन उसमें सबसे अच्छी जो किताबें बनी हैं वो एनसीईआरटी की हैं। उनका पाठ भी अच्छा है, उसके पाठ के बाद जो प्रश्नोत्तर किए गए हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रश्न भी इम्पॉर्टेंट है और कुछ मॉडल आंसर भी दिए गए हैं कई जगह, वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो आप 6 से 12 तक की एनसीईआरटी ले लें, साइंस और मैथ के 10th लेवल तक लें और उसमें सब पढ़ डालें। इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, नागरिक शास्त्र सब पढ़ डालें और केवल 2 मैथ साइंस छोड़ के बाकी सब 12 लेवल तक पढ़ डालें। इससे आपका बेसिक तैयार हो जाएगा और इस बेसिक से आप बहुत सारे दुनिया के और भी एग्ज़ाम दे सकते हैं अगर आपके पास समय है। अगर आप बिल्कुल एकाग्र होना चाहते हैं, नहीं मुझे IAS होना है, तो फिर और कोई एग्ज़ाम न दें। लेकिन अगर आप सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ना चाहते हैं, मैं ये भी कहूँगा कि जीवन में विकल्प लेके चलना चाहिए। भाई देश में ऐसे 50 लाख युवा होंगे जो IAS बनने का सपना देखते हैं, या PCS में भी उसमें शामिल कर लिया है तो 50 लाख लोग होंगे और 30-35 लाख हर साल शामिल भी होते हैं सारे PCS IAS मिला के देश के। लेकिन पोस्ट कितनी है? मान लो सारे PCS और IAS सब मिला दिया जाए तो 4-5 हज़ार, फिर वही रेशियो 1000 में से 1, 1500 में से 1। मान लो 10 साल का भी गैप कर लिया जाए तब भी 100 में से 1 या 150 में से 1। अब दिक्कत है कि 100 में से 1 है तो बाकी 99 क्या करेंगे जो नहीं हुए। तो वो अगर बेसिक लेवल को ठीक से पढ़ लेंगे तो वो खाली नहीं बैठेंगे, बेरोजगार नहीं रहेंगे। बेसिक लेवल पे अच्छी पढ़ाई हो गई तो और जितने भी एग्ज़ाम आप देना चाहते हैं, चाहे वो लेखपाली का हो, चाहे टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, कुछ भी हो तो आप दे सकते हैं। अब आता है ग्रेड B, लेवल 2 तैयारी के स्तर का। तो उसमें कुछ किताबों की लिस्ट है जो मैं PPT बना के डाल दूँगा उसके साथ, और आपको भी दे दूँगा। ऑनलाइंस के लिए मैं PPT में दे दूँगा और ऑफलाइन के लिए मैं आपको बुक लिस्ट दे दूँगा। और वो बुक लिस्ट आपकी लेवल 2 की होगी। लेवल 3 की भी बुक लिस्ट देंगे, लेकिन लेवल 2 इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि सिलेबस वही कवर करेगा। इससे पूरा सिलेबस एनसीईआरटी नहीं कवर कर पाती, क्योंकि उसमें अद्यतन वाली जानकारियाँ नहीं रहती। अद्यतन रहती हैं लेकिन बहुत सारी छूट जाती हैं, क्योंकि वो बच्चों के लिए है और छोटे बच्चों के लिए। तो ये जो टेक्स्ट बुक हैं लेवल 2 की, वो ज़्यादा नहीं पढ़ना है, कुछ सीमित इसमें पढ़ना है, लेकिन अलग अलग विषय की अलग, जैसे एंशिएंट की मान लीजिए तो एंशिएंट में उपेंद्र सिंह की किताब बेस्ट है तो आप उसको ले लिए, एक पढ़ डालें। मिडुअल मान लीजिए सतीश चंद्रा पढ़ डालें, मॉडर्न इंडिया में विपिन चंद्र पढ़ डालें, या वर्ल्ड हिस्ट्री में अपने प्रोफेसर लाल बहादुर वर्मा को पढ़ लिया, या दीननाथ वर्मा है उनको पढ़ लिए। तो कुल मिला के मतलब एक ऐसी सारे कैटेगरीज की एक ऐसी बुक आपको लेनी है जिससे सिलेबस भी कवर हो जाए और ये रहे कि कहीं से भी पूछा जाएगा तो हम उसका उत्तर दे सकेंगे। अगर आप हर सेक्शन की 2 किताबें पढ़ डालें तो आपके सामने ज़्यादा ऑप्शन रहेगा,
ज़्यादा रेंज आप कवर कर लेंगे। तो मैं हर सेक्शन की 2-3 किताबें आपको बताऊंगा, और उसको चाहे क्रमवार खरीदें, एक साथ जाके गड्डी न कर दें तो घबरा जाएंगे कि भाई इतनी किताब पढ़नी। एक एक किताब लाएं, एक सेक्शन वाइज पढ़ लें, तो तभी आपका काम चल जाएगा। अब जब आप लेवल 2 तैयार कर लेंगे तो लेवल 3 आता है। लेवल 3 केवल यूपीएससी में आता है। यूपीपीएससीएस में आपको केवल लेवल 2 तक जाना है, क्योंकि वहाँ बहुत एनालिसिस, विचारों की या बहुत संतुलन की ज़रूरत नहीं होती। उसमें आपको यूनिवर्सिटी छाप पढ़ाई करनी होती यूपीपीएससीएस में। यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम अलग होते हैं और यूपीएससी के एग्ज़ाम अलग होते हैं। जो यूनिवर्सिटी छाप लिखाई वहाँ कराते हैं वो यूपीएससी में फेल हो जाते हैं, यूपीपीएससीएस में पास हो जाएंगे। क्यों? उसके लिए मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगा। जब हम लोग एमए में थे तो कुछ एमए में स्पेशलाइज्ड पेपर हुआ करते थे, कुछ कंपलसरी होते थे, कुछ स्पेशलाइजेशन होता था। तो एक लड़की थी, कोई समकौर नाम था, तो वो आती थी तो रोज़ 10-15 कापी लिखती थी, मतलब 8-10 कापी लिखती थी। हम लोग हैरान थे कि हम लोग 1-2 कापी भी नहीं लिख पाते हैं, और रोज़ 10 कापी लिखती है। तो एक दिन कोई स्पेशलाइजेशन का पर्चा था, तो आई तो टीचर ने पूछा कि तुम्हारा स्पेशलाइजेशन क्या है? तो वो ऐसे ताकने लगी कि भाई क्या होता है स्पेशलाइजेशन। तो कहे तुमको यही नहीं पता कि स्पेशलाइजेशन क्या है? तो वो रजिस्टर देख के दर्ज था उसका स्पेशलाइजेशन, तो वही पेपर उन्होंने दे दिया। मतलब उसको पता भी नहीं था कौन सा पेपर हमें देना है। और उस दिन वो 15-20 कापी लिखी। जिस दिन उसको यह नहीं पता था कि कौन सा पेपर है मेरा, उस दिन वो 15-20 कापी लिखी और उसमें खूब नंबर भी पाई। तो ये होता है यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम। लेकिन आईएएस के एग्ज़ाम में ये नहीं होना होता। आईएएस के एग्ज़ाम में पहले से निश्चित एक तो रहता है कि अगर कापी में पहले से स्पेस निर्धारित होता है। जब मेंस की आपको कापी दी जाएगी तो उसमें नहीं है कि रामगाथा लिख दो। उसमें अगर 250 शब्द का प्रश्न है तो उतनी जगह आपको छोड़ी जाएगी, फिर अगला क्वेश्चन शुरू हो जाएगा। तो आप चाह के भी अगर रामकथा लिखना भी चाहेंगे तो वो उतने में समा जाएगी आपकी। यानी आपको एडिट करके लिखना है। और ये एडिटिंग क्या है, सीमा क्या है? वो सीमा है 10% कम या 10% ज़्यादा। यानी अगर 250 शब्द में लिखना है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो रिविजन ले सकते हैं वो 25 शब्द ज़्यादा लिख सकते हैं, यानी 275 शब्द। उससे ज़्यादा लिखेंगे तो आपका मीटर माइनस में चलने लगेगा, नंबर काट लिया जाएगा। और यही लो ग्रेड पर भी है कि 250 से अगर 25 शब्द कम है तो चल जाएगा। लेकिन अगर 50 शब्द 100 शब्द कम है, 150 लिखे तो मीटर ऋणात्मक हो जाएगा, नहीं आपका नंबर कट जाएगा। तो जब इतनी एफिशिएंसी से आपको लिखना है, एक एक शब्द की का महत्व है वहाँ पे, तो आपको उत्तर लेखन का गहन अभ्यास करना होगा और आपकी विचारधारा भी परिपक्व होनी चाहिए। दूसरी शर्त यूपीएससी की है। समस्या क्या है ह्यूमैनिटीज़ की? ह्यूमैनिटीज़ में बहुत सारी विचारधाराएं हैं। कोई मार्क्सवादी है, कोई माओवादी है, कोई लेनिनवादी है, कोई समाजवादी है, कोई उदारवादी है। तो अलग अलग विचार हैं। अब उस अलग अलग विचार को एक विचार में कैसे आप डालेंगे? ये काम मेंटर्स का है कि आपको एक बैलेंस विचारधारा प्रदान करें।
और वो बैलेंस विचारधारा है भारत का संविधान। क्योंकि इस सिविल सर्विसेज में आपका जो कह सकते हैं कि आप जवाबदेह होंगे, वो हम भारत के लोगों के प्रति होंगे और अंततः संविधान के प्रति होंगे। तो जो भी आप लिखेंगे संविधान सम्मत होना चाहिए, न किसी दल की विचारधारा, न आपकी पर्सनल विचारधारा, न आपकी कोई धार्मिक पहचान, न कोई जातीय पहचान। आपकी पहचान सिर्फ और सिर्फ संविधान सम्मत होनी चाहिए। ये बैलेंस आपको वहाँ बनाना होगा। ये बनाने का काम मेंटर्स करते हैं। अब इसमें एक पेच और है कि चलिए ठीक है, अपने विचार परिपक्व हो गए, लेकिन भाषा एक लंबी प्रक्रिया है। बचपन से आप यहाँ तक पहुँचे हैं और भाषा धीरे धीरे आपकी सुधरी है। भाषा तुरंत तो सुधर नहीं सकती है, 1-2 महीने में नहीं सुधर सकती। तो भाषा सुधारने का जो, इसीलिए मैं 2 साल की बात कर रहा हूँ। एक बहुत बड़े विचारक हुए नोम चॉम्स्की, इस ज़माने के सबसे बड़े विचारक माने जाते हैं और वो बहुत बड़े भाषाविद हैं। तो उनका ये कहना है कि हर 6 महीने पे अगर आप प्रयास करें तो आपकी भाषा 2 गुनी बेहतर हो सकती है। अगर रेगुलर अभ्यास करिए तो आज आपकी जो भाषा का लेवल है 6 महीने के बाद उससे दुगना अच्छा हो जाएगा। तो मैं मान कर चलता हूँ कि 8 से 16 गुना भाषा आपको सुधारनी है। तो इसलिए मैं 2 साल की बात करता हूँ कि 6 महीने बाद आपकी 2 गुनी हो जाएगी, साल भर बाद आपकी 4 गुनी हो जाएगी और 1.5 साल बाद आपकी 8 गुनी हो जाएगी और 2 साल बाद आपकी 16 गुनी हो जाएगी। 16 गुनी तक चल जाएगा मामला उस लेवल तक। तो ये सतत अभ्यास का भी मुद्दा है और उसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है अपने मन से लिखना। जिन गुरुजी की मैं बात कर रहा था 8 से 18 घंटे वाला, जो वो ये भी कहते थे कि अगर आप किताब देख के नोट्स बनाते रहेंगे तो ये क्लरिकल काम है। ज़्यादा से ज़्यादा आप हो जाएंगे तो क्लर्क हो जाएंगे। अगर आप किताब पढ़ के अपने मन से नोट्स बनाएंगे तब आप IAS हो पाएंगे, या अपने मन से लिखने का अभ्यास करेंगे तब IAS हो पाएंगे। तो आप सभी लोग एक डायरी खरीद लें और उस डायरी में जो आपने पढ़ा है उसके बारे में लिखें, या जो दिन भर आपके घटित हुआ है, तो सुबह से लेकर शाम तक आपके साथ कुछ ना कुछ होता रहता है, तो उसका विश्लेषण करें। और उस विश्लेषण से आपकी भाषा समृद्ध होती जाएगी। शब्द सबके पास होते हैं लेकिन वो प्रयुक्त नहीं होते तो मृत हो जाते हैं। जब उसका प्रयोग करने लगेंगे तो वो शब्द आपके पास आ जाएंगे। कभी कभी आपके साथ होता होगा कि आप कुछ बहुत अच्छी बात बोलना चाहते हैं लेकिन शब्द ही नहीं मिलते, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो शब्द भी मिलेंगे। अब इस प्रैक्टिस की एक शर्त है, लेकिन वो शर्त भी निर्धारित करते हैं नोम चॉम्स्की। वो ये कहते हैं कि अगर आप 100 पेज अच्छा पढ़ोगे तो 1 पेज अच्छा लिखने की योग्यता पाओगे। ये रेशियो है और ये रेशियो मैंने देखा है, मैंने खुद पे अपने लागू किया। अब अच्छा पढ़ना क्या होता है? अच्छा पढ़ना होता है टेक्स्ट के अतिरिक्त। मैं तीसरे लेवल की बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि IAS में अपेक्षा होती है अच्छे भाषा की, अच्छे विचारों की, विश्लेषण क्षमता की। तो ये तीसरा लक्ष्य आपको अन्य किताबें पढ़ने की प्रेरणा देता है टेक्स्ट के अतिरिक्त। जैसे मान लीजिए इतिहास है, तो इतिहास में अगर आप झा श्रीमाली, यशपाल एंड ग्रोवर या केसी श्रीवास्तव या टेक्स्ट बुक टाइप में पढ़ लिए,
तो ये कुछ अच्छा पढ़ना नहीं हुआ, क्योंकि टेक्स्ट बुक है, भाषा उनकी निर्जीव सी रहती है और कुछ क्रिएटिव नहीं है उसमें। लेकिन आपने अगर रामचंद्र गुहा को पढ़ लिया, आपने विलियम डेलरिम्पल को पढ़ लिया, आपने एरिक हॉब्सबॉम को पढ़ लिया इतिहास में, तो आपका इतिहास के विचारों पे तो वर्चस्व हो ही जाएगा, आपकी भाषा को भी नए शब्द मिलेंगे, नए भाव मिलेंगे, नई कल्पना मिलेगी। और ऐसा हर फील्ड में है। राजनीति पे बहुत अच्छा लिखा है, रजनी कोठारी ने लिखा है, प्रताप भानु मेहता ने लिखा है। अब अर्थव्यवस्था पर जाएंगे तो विमल जालान हैं, रघुराम राजन हैं, ये पहले रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रह चुके हैं ये दोनों। अमर्त्य सेन हैं, अमर्त्य सेन की बहुत शानदार किताबें हैं। तो ये सब इकनॉमिक्स में है। ऐसे हर फील्ड में। संस्कृति में जाएंगे तो आप आबिद हुसैन की किताब है, रामधारी सिंह दिनकर की संस्कृत के 4 अध्याय है, वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। तो इन चीज़ों को आप अगर पढ़ेंगे तब आपके विचार बनेंगे, आपकी भाषा समृद्ध होगी और आप उस लेवल पे पहुंच जाएंगे जहां आखिरी 500 में अपना नाम लिखा सकते हैं। तो इसलिए यूपीएससी में आपको 3 लेवल से गुजरना होगा। अब यूपीएससी का मैं एक कट ऑफ, ये जो लिखा हुआ है पहले से बोर्ड पे बता दे रहा हूँ। यूपीएससी का मैं पहले पैटर्न बता दे रहा हूँ, क्या पैटर्न होता है। 3 चरण एग्जाम्स के होते हैं, आप जानते ही होंगे। प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है और इंटरव्यू होता है। प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, 200 अंक के। 200 नंबर का जीएस होता है, 200 नंबर का सीसेट होता है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, सीसेट। सीसेट के नंबर केवल क्वालिफाइंग होते हैं, आपको केवल 1/3 नंबर लाना होता है। मतलब 80 में से 1/3 प्रश्न आपके 26-27 प्रश्न सही हो तो आप सीसेट क्वालिफाई हो जाएंगे। नहीं सही होंगे तो आप वहीं आपकी कॉपी नहीं टचेगी जीएस की। जीएस में 200 नंबर होते हैं और मेरिट उसी से बनती है। और ये मेरिट जो आपके सामने दिखाई जा रही है वो उसी 200 नंबर की मेरिट। टफ होता है इसलिए उसकी मेरिट बहुत कम जाती है, लगभग 90 के करीब प्रीलिम्स की गई है, 87.54, यानी 90 अंक पा जाए 200 में तो आप प्री क्वालिफाई हो जाएंगे। जनरल अगर आए, ओबीसी अगर है, अगर आप 85 के आसपास पा जाएं, ये 85-90, 5 नंबर का तो आप लेके चलिए कि कभी मामला पलट सकता है। तो 90 से 95 के बीच जो अनरिजर्व्ड है या जनरल है उनको लाना है। 85 से 90 के बीच ओबीसी को लाना है। 75 से 80 के बीच एससी को लाना है और 70 से 75 के बीच एसटी को लाना है। और एक नया वर्ग इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का आया है जो अनरिजर्व वर्ग में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग है, उनके लिए अलग सेक्टर खोला गया है। तो उसको 80 से 85 के बीच लाना होगा आईएएस प्रीलिम्स या सी प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए। तो देखने में तो बड़ा अच्छा है कि बड़ा कम मेरिट जा रहा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि 50% अगर बहुत अच्छी पढ़ाई आपने की है, मतलब अब डीपीएस के सबसे अच्छे स्टूडेंट्स रहे हैं इस टाइप का, आपने पढ़ाई की है, या आप सेंट स्टीफन से आ रहे हैं, श्री राम कॉलेज से आ रहे हैं, तब आपका ये स्थिति होगी, आप बहुत ब्रिलियंट या अपने गांव गली में ही बहुत ब्रिलियंट हो तब भी आप स्टीफन्स के बराबर होंगे। तब आपको 50%
चीज़ें समझ में आएंगी पढ़ने में कि हाँ ये चीज़ है। आप जानेंगे ये गारंटी नहीं है, केवल समझ में आएंगे। और 50% चीज़ें ऐसी लगेंगी ये तो दूसरे ग्रह से है, एलियन ने इसको बनाया है यूपीएससी प्रीलिम्स में, इसलिए मेरिट इतनी कम जाएगी। और उस पर भी माइनस मार्किंग है। माइनस मार्किंग है, माइनस मार्किंग, लेकिन उसमें थोड़ा सा आपको राहत है कि सही करने पे आपको 3 अंक दिए जाएंगे। मतलब अगर आपने कोई सवाल सही किया तो 1 अंक, 2 अंक। और अगर आपने गलत कर दिया तो आपके -1/3 हो जाएंगे, मतलब 2/3 माइनस हो जाएगा उसमें, यानी माइनस मार्किंग भी है। लेकिन माइनस प्लस में अंतर है थोड़ा सा, तो आप रिस्क ले सकते हैं। अगर आपको आधा आ रहा है, आधे ऑप्शन आ रहे हैं, आधे ऑप्शन नहीं आ रहे हैं, तो आप रिस्क ले सकते हैं। बगैर रिस्क लिए तो आपका हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि आपको 40% से ऊपर तो आ ही नहीं सकता। इस तरह का पेपर होता है, आपको कुछ ना कुछ तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। दिक्कत ये। अब ये प्रीलिम्स का मामला है। प्रीलिम्स में 2 पेपर हैं, एक सामान्य ज्ञान का है जो 200 नंबर का है, 100 सवाल पूछे जाएंगे, 2-2 नंबर के होंगे। इसमें 80 सवाल पूछे जाएंगे सीसेट में, जो 200 नंबर के होंगे। और इसमें आपको 27-28 सवाल सही करने हैं, तब आप क्वालिफाई होंगे। अगर उससे कम हो गए तो आप प्रीलिम्स में फेल हो जाएंगे। अब आ गए मेंस पे। मेंस में अभी भी वहाँ पे वैकल्पिक विषय बना हुआ है। कुछ बच्चों को भ्रम है कि क्या हुआ, यूपीएससी में तो नहीं ख़त्म हो गया। तो यूपीएससी में सब्जेक्ट नहीं ख़त्म हुआ है, केवल यूपीपीसीएस में सब्जेक्ट ख़त्म हुआ है। तो वहाँ पे जीएस के 4 पेपर होंगे। पहले पेपर में इतिहास, भूगोल, सोशल इश्यूज टाइप की चीज़ें होंगी। दूसरे पेपर में पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, इस टाइप की चीज़ें हैं। थर्ड पेपर में इकोनॉमी, साइंस, इस तरह की है। और चौथा पेपर एथिक्स का है। तो ये 4 पेपर मेंस के हैं। फिर एक निबंध का पेपर आता है, वो 250 नंबर का है। ये चारों पेपर जीएस के 250-250 नंबर के हैं। और निबंध भी 250 नंबर का है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसमें 2 तरह के निबंध पूछे जाते हैं, एक मूर्त टॉपिक्स पे, एक अमूर्त टॉपिक पे। अमूर्त क्या है? मूर्त ये है कि जैसे विदेश नीति पे जो आपको दिखाई दे रहा है, सामने दिख रहा है, विदेश नीति दिख रही, विदेश मंत्री दिख रहे हैं, राजदूत दिख रहे हैं, हमारी विदेश मंत्रालय दिख रहा है। तो इस तरह की कोई भी चीज़ होगी तो मूर्त है वो। अब अमूर्त क्या है? अमूर्त बहुत से, जैसे एक मान लीजिए एक प्रश्न निबंध ने दे दिया कि यह दुनिया विकल्पहीन नहीं है, तो ये अमूर्त निबंध है। इसमें कोई संस्था या कोई आदमी, कोई निकाय भाग नहीं ले रहा है। ये सिर्फ विचारों का खेल है मामला, ये अमूर्त है। तो 2 खंड रहेंगे, 4-4 निबंध रहेंगे और आपको ऑप्शन होगा इन दोनों में से एक मूर्त एक अमूर्त टॉपिक पे आप लिखें। दोनों 125 नंबर के रहेंगे और 1200 शब्दों के रहेंगे निबंध। फिर एक ऑप्शनल का पेपर होगा, वैकल्पिक विषय का होगा। और ये वैकल्पिक विषय आप कोई भी चुन सकते हैं। जैसे आपने अगर बीए किया है तो आप चाहें तो इंजीनियरिंग ले लें, कर पाएँ तो, या इंजीनियरिंग किए हैं तो चाहे हम हिस्ट्री ले लें, ज्योग्राफी ले लें। तो ये आपके ऊपर है, ऐसा कोई आपके ऊपर बाउंड्री नहीं है कि आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किससे किया है, ये कोई नहीं है। आप सिलेबस देखें, आपको लगे कि ये सब्जेक्ट हम कर पाएंगे, बगैर पढ़े हम
इतने प्रश्नों को डील कर ले जा रहे हैं या जान रहे हैं। आप सिलेबस देखने का सबसे बेहतर तरीका यही है कि आप सिलेबस को देखें और जो विषय आपको लगे कि ये तो हम इसके बारे में कुछ जानते हैं पहले से, या इसमें हमारा इंटरेस्ट जानते हैं तो इंटरेस्ट होगा। कोई चीज़ ऐसी विद्या है जो आप बिल्कुल जान ही नहीं पा रहे हैं तो कैसे इंटरेस्ट होगा। तो जिसको ज़्यादा आप जान रहे हो, जो ज़्यादा आपके दिल के करीब लग रहा है हम इसको लिख ले जाएंगे या पढ़ेंगे तो और बेहतर कर ले जाएंगे, उस विषय को लेना चाहिए। किसी भैया दीदी या गुरु घंटाल उनके कहने से वो नहीं लेना चाहिए। जिससे लगे, जिस विषय को लगे कि आप बेहतर हैंडल कर ले जाएंगे, उस विषय को आप ले सकते हैं। अब यह है कि आपको लगे ही ना, सब लगे कि एक को नहीं आ रहा है, सब एलियन वाली है, तब ये हो सकता है कि भाई आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाएं जो जानकार हो और आपको राय दे, आपसे पूछे, आपका टेस्ट ले और यह बताए कि आप ये ले लीजिए, आप ये बेहतर करेंगे। अब एक मुद्दा इसी में मीडियम का आता है। इसमें बहुत सारे लोग होंगे आपके कि आप कंफ्यूज होंगे कि इंग्लिश मीडियम लिया जाए कि हिंदी मीडियम लिया जाए। बहुत सारे लोग होंगे जो बिल्कुल ही हिंदी मीडियम के होंगे, वो डर रहे होंगे कि इंग्लिश मीडियम नहीं चलेगा। बहुत सारे इंग्लिश मीडियम के हैं जो हिंदी नहीं जान पाते हैं, हिंदी में फेल हो जाते हैं कंपलसरी में। तो लेकिन करीब 10 से 15% ऐसे बच्चों की समस्या रहती है जो कन्फ्यूजन में रहते हैं। जैसे किसी ने MSc किया या M.Tech किया लेकिन उसका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, वो अंग्रेजी में नहीं लिख सकता है, लेकिन उसने पढ़ाई तो अंग्रेजी में की है। अब वो कन्फ्यूजन में है कि नहीं क्या लिया जाए। तो मीडियम से संबंधित जो भी कन्फ्यूजन है वो सिर्फ अफवाहें हैं। अफवाहें ये हैं कि फलाना मीडियम लेके ज़्यादा लोग हो रहे हैं, धमाका लेके कम हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। वो जेंट्री की समस्या है। पहले ही मैंने बताया कि इंग्लिश मीडियम की जेंट्री ज़्यादा बेहतर स्कूलों से निकली है, स्कूलिंग उसकी अच्छी हुई है, फिर वो अच्छे स्कूलों से निकल कर अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में गए, देश में पढ़े, विदेश में पढ़े, तो अंततः वो 10-15 साल की लीड ले लिए शैक्षिक। जो काम आप 15 साल तैयारी करते वो पहले से किए हुए हैं वो इंग्लिश मीडियम वाले, क्योंकि इंग्लिश का भारत में वर्चस्व है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हिंदी मीडियम में सिलेक्शन नहीं होता है। आप उसी लेवल की विचार, उसी लेवल की भाषा रखिए तो हिंदी मीडियम में भी अच्छे सिलेक्शन आए। अभी CSET लागू होने के पहले लोग अंडर 10 तक आते थे हिंदी मीडियम। आपके गोंडा ज़िले से ही 9th रैंक तक लोग लाए हैं सिविल सर्विसेज में, IAS। तो ऐसा नहीं है कि मतलब मीडियम को लेके कोई आयोग गड़बड़ी कर रहा है। ये बिल्कुल निराधार आरोप है UPSC पे कि वो मीडियम को लेके कोई वो करता है। हाँ, इंटरव्यू में हो सकता है बायस्ड, क्योंकि वहाँ ऐसे लोग अधिकांश बैठते हैं जो इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड के होते हैं। इसको मैंने खुद भी झेला, जबकि मैं दोनों मीडियम में बोल लेता था, लेकिन बैकग्राउंड का होने की वजह से, यूपी का होने की वजह से वो हो सकता है कि बायस रहे हों, क्योंकि उनकी शब्दावली कुछ ऐसी थी। मैं आपको बता रहा था कि मेंस में इसकी न्यूनतम या कह सकते नगण्य संभावना है कि UPSC में कोई धांधली होती है, कोई धांधली नहीं। और ऐसा दावे के साथ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसे बहुत सारे लोग, हमारे घर के लोग या हमारे बहुत अच्छे दोस्त, गुरुजन UPSC कापी जांचने जाते हैं।
और उन्होंने बताया, पूरा प्रोसेस बताया कि एक पूरा पैनल कापी जांचता है। एक पैनल में 3 लोग होते हैं, जिसमें पहला जो जूनियर एग्जामिनर होता है वो केवल वर्तनी की त्रुटियां देखता है। वो निशान लगा देगा लाल की इतनी गलतियां यहाँ पे निकली, वो शब्द सीमा गिन लेगा। उसका काम 2 रहता है, वर्तनी की त्रुटियां निकालना और शब्द सीमा गिनना। तो वो हर प्रश्न पे लिख देगा कि जैसे 250 है तो लिख देगा 278 शब्द। फिर ये लिख देगा कि इतनी लाल निशान लगा देगा जहाँ जहाँ गलत होगा। 2 काम ये करेगा। फिर एक हेड एग्जामिनर के अतिरिक्त जो एग्जामिनर होता है उसको कापी जांचेगा। फिर तीसरा जो मेन एग्जामिनर होगा उस पैनल का, वो उसमें कमेंट लिखेगा कि इस नंबर में इतना नंबर दिया गया है तो क्यों, और इतना नंबर काटा गया है तो क्यों। हर प्रश्न पे ये टिप्पणी जरूरी होगी। तो इस फुल प्रूफ व्यवस्था पे मुझे नहीं लगता कि कहीं गलती की गुंजाइश है। और रही बात जैसे इंग्लिश और हिंदी मीडियम की, तो जितनी समस्या आपको आम जीवन में उठानी पड़ती है हिंदी मीडियम का होने की वजह से या हिंदी पट्टी का होने की वजह से, हो सकता है कि कुछ उनके अंदर भी ऐसे दमित चीज़ें निकलती हों, लेकिन उसका बहुत कम रेशियो रहता है, क्योंकि उनको जवाबदेही रहती है उनकी, वो पैनल में ही नहीं रहेंगे। तो इसकी बहुत कम संभावना है, कम से कम मेंस लेवल पे। हाँ, इंटरव्यू लेवल पे अभी भी यूपीएससी में समस्याएं हैं, और हम लोग बराबर मांग उठा रहे हैं कि यूपीएससी के इंटरव्यू को और अधिक ओपन होना चाहिए और अधिक पारदर्शी होना चाहिए। क्यों? यूपीएससी तो अपने इंटरव्यू लेटर में लिखता है ये ज्ञान का परीक्षण नहीं है, व्यक्तित्व का परीक्षण है। बाकायदा इंटरव्यू लेटर में लिख के आता है। और ज्ञान का परीक्षण आपके 2 चरणों में लिया जा चुका है, प्रीलिम्स और मेंस में। तो व्यक्तित्व मापने की तो कोई मशीन है नहीं। एक व्यक्तित्व है, आप अलग मापेंगे, आप अलग मांगेंगे, आप अलग मांगेंगे। इस क्लास में अगर 50 लोग बैठे हैं तो 50 लोग अलग अलग मापेंगे। वही व्यक्ति किसी लिए गुंडा बदमाश होगा, उसी लिए पूजनीय होगा। और जब आप पहली बार किसी से ज़िंदगी मिले होंगे तब तो और मुश्किल हो जाएगा आपका व्यक्तित्व मापना। आप अच्छे अभिनेता हैं तो आप आधे घंटा अच्छा अभिनय करके निकल आएंगे। एक दूसरी समस्या भी है, इंटरव्यू बोर्ड का जो चेयरमैन है वो बीवी से झगड़ा करके आया है, तो 2-4 घंटे उसका गुस्सा जो शुरू में आया उस पर निकल गया, तो उनकी तो पूरी ज़िंदगी खराब हो गई। उनके लिए छोटा सा गुस्सा था। सब कुछ अगर फेयर है मान लो, तब क्यों ऐसा होता है कि एक ही व्यक्ति जब 4 बार इंटरव्यू देता है अलग अलग बोर्डों में, तो कभी किसी को 100 नंबर मिलता है, कभी किसी साल 250 नंबर मिलता है। यानी एक ही साल में व्यक्ति तो 2.5 गुना बेहतर हो गया, और फिर अगले साल 85 पे आ जाते हैं। फिर अगले साल व्यक्ति तो बढ़ने के बजाय 3 गुना कम हो गया। तो कहीं ना कहीं इस व्यवस्था में छिद्र है। छिद्र इसलिए है कि यूपीएससी के एग्जामिनर्स को यूपीएससी के पैनल को भगवान मान लिया गया है। अगर उनको इंसान मान के ही काम चलता तो क्या करना था, एक वीडियो दे देता कि आपने ये परफॉर्मेंस किया है, आपकी वीडियोग्राफी हुई है, अगर आपको कोई चैलेंज है तो आप देखें। या कुछ ना, वीडियो भी ना देते, लाइव उस पर सीसीटीवी तो आम हो गया है, तो उनके ऊपर भी एक दबाव रहता। दबाव शब्द थोड़ा सा वो है, एग्जैक्ट नहीं, लेकिन फिर भी मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ कि एक दबाव रहता कि चूँकि सीसीटीवी के उसमें रहते हैं, अगर इस निर्णय को भी चैलेंज किया जा सकता है, इसलिए
हर मीडियम के साथ समान व्यवहार करें। लेकिन फिर भी ये बहुत कम, इससे आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे हिंदी मीडियम के भी ऐसे रहे हैं लोग जो बहुत अच्छा नंबर पाए हैं इंटरव्यू में, और बहुत सारे इंग्लिश मीडियम के जो लोग रहे हैं अच्छे अच्छे लोग बहुत खराब नंबर भी पाए। तो ऐसा नहीं है कि बहुत डिस्क्रिमिनेशन है, लेकिन थोड़ा बहुत महसूस हुआ है कि इसमें और ज़्यादा पारदर्शिता की ज़रूरत है, तो पारदर्शिता होनी चाहिए। अब एक अन्य महत्वपूर्ण बात जो यूपीएससी को क्वालिफाई करने में इम्पॉर्टेंट है, आपको तीनों लेवल पे मैंने बता दिया। मेंस की कुछ चीज़ें छूट गई थी। मैंने आपको बताया था कि जीएस के 4 पेपर हैं, 4 पेपर में क्या है भी बताया था। आपको ब्रोशर्स में मिलेंगे, उससे छप रहा है कि सिलेबस में मिलेगा, लेकिन सिलेबस आप खरीद लें मार्केट से। फिर आपको मैंने निबंध बताया कि कैसे निबंध आते हैं। 2 लेकिन ऐसे पेपर वहाँ आते हैं जो जिसके नंबर नहीं जुड़ते हैं, लेकिन वो क्वालिफाइंग होते हैं। वो एक है जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी, वो भी 250 नंबर के होते हैं, और सबसे पहले उसी का टेस्ट होगा आपका। अगर उसमें आप क्वालिफाई किए तभी आपकी मेंस की कापियाँ जांची जाएंगी। ये भी है। पहले क्या था कि लोग अंग्रेजी में फेल हो जाते तो पीला कार्ड आ जाता था, खासकर इलाहाबाद में। तो आपको पीला कार्ड ना आए इसलिए आपको अंग्रेजी में पास होना ज़रूरी है। 250 में 1/3 नंबर पाना होगा, इसलिए आप अंग्रेजी पेपर्स पढ़ने का, अंग्रेजी में लिखने का अभ्यास करें। उसमें कुछ ग्रामर की चीज़ें आती हैं, निबंध आता है, प्रेसीज आती हैं, तो उस पेपर को भी आप देख लें कि आप कम से कम अंग्रेजी में न फेल हों, मीडियम के लोग। बाकी सामान्य हिंदी भी समान रहती है, वो हर आदमी क्वालिफाई कर लेता है। तो ये तो यूपीएससी का एक पैटर्न रहा, आपके पढ़ाई और अंततः परिणाम कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं, ये रहा। और अगली परिचर्चा हम यूपी पीसीएस से करेंगे कल, और आप को बताएंगे कि यूपी पीसीएस में कैसे सफलता प्राप्त करें, किन चीज़ों का, किन पुस्तकों का, किन तरीक़ों का इस्तेमाल करें। धन्यवाद।